हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। चलो तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट फॉर नीट एग्जाम। तो ऐसे स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख के जाए, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिले। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पॉइंट्स की। पहला पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट आर परमानेंट इफेक्ट। सेकंड पॉइंट है हमारा electromic effect and inductomic effect is a temporary effect. Inductive effect and acidic strength sp2 greater than sp greater than sp2 sp2 greater than sp3। बेसिक स्ट्रेंथ अमीनो ऑर्गेनिक कंपाउंड की चार सीरीज हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, यानी कि इनका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रेंथ का। तो इन जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो इन सीरीज को जरूर देख के जाना। अगला पॉइंट है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि टर्सरी एल्कोहल पे ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, फास्ट होता है, उसके बाद सेकेंडरी पे कम होता है और फर्स्ट एल्कोहल में सबसे स्लो होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अगला है हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि एक दो रिएक्शन ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें एन ब्यूटेन होता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और जब उसको हीट करते हैं तो वो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगला पॉइंट है हमारा क्रोमेटोग्राफी में दो फेस होते हैं, स्टेशनरी फेस एंड मूविंग फेस। हमारे पास चार टेक्निक होती हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। बट इनमें क्या है, इनमें जो स्टार्टिंग जो तीन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती हैं, इन सबका जो स्टेशनरी फेस होता है वो सबका फेस होता है क्या, सॉलिड। एंड जो मूविंग फेस होता है वो कैसा होता है, लिक्विड। बट गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो स्टेशनरी फेस होता है वो कैसा होता है, लिक्विड। एंड जो मूविंग फेस होता है वो क्या होता है, गैस फेस। तो ध्यान रखना कि इन टेक्निक के अंदर गैस क्रोमेटोग्राफी ऐसी है जिसपे स्टेशनरी फेस कैसा है, लिक्विड, एंड मूविंग फेस कैसा आता है, गैस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टर्सरी कार्बोकेन स्ट्रक्चर होता है sp2, जहाँ हमसे बोलते हैं प्लेनर ट्राइएंगुलर। बात करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कुछ समय केमिकल रिएक्शन ऐसे भी आते हैं जिसमें क्या होगा, NH पर होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं हम क्या, सोडा लैम। तो जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लैम की प्रेजेंस में हो तो आपको केवल एक ही काम करना है कि यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इस पे क्या लगा दो, एच लगा दो, तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन। जैसे यहाँ पे क्या था आर, एच लगा, जैसे एल्केन मिला। यहाँ पे क्या था, मिथाइल ग्रुप, इस पे एच लगा दो तो क्या मिला हमें, मीथेन। तो जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन आए तो जहाँ पर जो भी कोई हाइड्रोकार्बन होगा उसे वहाँ से ब्रेक करो, उस पर एच लगा दो, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, हमारा मेन प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यानी कि जब भी कभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन, या बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की रिएक्शन NH के साथ होती है और वो रिएक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो आपको क्या करना है उसमें कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना और इसमें जो एल्किल ग्रुप होगा उसी को अगेन इसके साथ अटैच कर देना। जैसे यहाँ पे आर हुआ अटैच ब्रेक, तो उसके हमने आर अटैच कर दिया और साथ में क्या मिला, H2 गैस। लेकिन यहाँ ध्यान कि ये जो कंपाउंड मिलेगा, ये कंपाउंड मिलेगा क्या, एनोड पे। नहीं, हम बोल सकते कि जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो मिलेंगे एनोड पे और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो मिलती है किस पे, कैथोड पे। जैसे एग्जांपल जो होगा, यहाँ पे क्या था CH3, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और यहाँ पे क्या CH3 ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या अगेन क्या करो, CH3 अटैच कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, इथेन प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर जो रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है क्या, फ्री रेडिकल। तो वो सुबह केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होता है, तो वो कैसा होता है, फ्री रेडिकल। बात करते हैं अगले रिएक्शन की, वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एटम। तो क्या होता है, इसमें दो Na इस दो एल्किल वो हैलाइड को लेकर रिमूव हो जाते हैं और ये दोनों एल्किल ग्रुप आसपास में अटैच हो जाते हैं। ऐसे कि हमारे सेम नेक्स्ट रिएक्शन है फिकलैंड रिएक्शन। इसमें भी होगा कि रिएक्शन होती है जिंक की प्रेजेंस में, इसमें जिंक इन दो हैलाइड ग्रुप को लेकर रिमूव हो जाते हैं। जो मिथाइल ग्रुप होते हैं दोनों, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच, तो हमें क्या मेन प्रोडक्ट मिलेगा प्लस ZnI2। आगे बात करते हैं तो हम अगले अगले केमिकल रिएक्शन है हमारी क्लेमेंजन रिडक्शन। इसका वर्क होता है कि ये CO ग्रुप को CH2 में चेंज कर देता है, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप होगा उसका काम क्या होगा कि ये इस CO को CH2 में चेंज कर देगा। लेकिन होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन HCl, यानी कि CO ग्रुप चेंज होगी इसमें
CH2 में। तो जब भी कभी आपको ये क्लेमेंजन रिएक्शन दिखाई दे तो उसमें एक ही काम करना कि CO ग्रुप को CH2 में चेंज कर देना बस। आगे बात करते हैं हम क्या, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जो स्ट्रेट चेन होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है देन ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसे ये क्या हो, क्या है एनब्यूटेन, ये क्या है स्ट्रेट चेन, और ये क्या है आइसोब्यूटेन, तो ये है ब्रांच फॉर्म और ये क्या है स्ट्रेट चेन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इसका लो होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन में उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और जो ब्रांच फॉर्म में होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद एल्केन। तो रिएक्टिविटी की बात करते हैं, अगर विद हेलोजन होती है तो F2 की ज़्यादा होगी, उसके बाद Cl2 की कम, Br2 की उससे भी कम, R2 की उससे भी कम। अगले रिएक्शन की बात करते हैं एरोमेटाइजेशन, यानी कि जब भी कभी आपको 6 मेंबर वो एक ही चेन के अंदर 6 कार्बन मिलेंगे या बोल सकते हैं 7 कार्बन मिलेंगे, तो उनकी रिएक्शन अगर Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ होती है तो ये जो 6 कार्बन होंगे यानी कि एन हेक्सेन होगा, ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 7 होंगे तो ये टोलुइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान कि 6 या तो बेंजीन में होंगे, 7 या तो होंगे तो यानी कि हेप्टेन होगा तो टोलुइन में कन्वर्ट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की अपने स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। तो उसमें जो स्टैगर्ड वो होता है कंपाउंड वो मोस्ट स्टेबल होता है देन स्क्यू, और जो स्क्यू होता है वो स्टेबल होता है देन इक्लिप्स कंपाउंड पे। बट अगर कोई हमें ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें क्या एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस होगा इन कन्फर्मेशन, तो उस टाइम जो गोजे फॉर्म होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये ध्यान रखना कि अगर कोई कंपाउंड में एल्कोहल ग्रुप है उसके अगर एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस है और तब पूछता है तो उसमें जो गोजे फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू हाइड्रोजन। अगली रिएक्शन की बात करते हैं, अगर कोई ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें रिएक्शन होती है क्या लिंडा कैटलिस्ट या बोल सकते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो अगर इस इन रिएजेंट के प्रेजेंस में होगी तो हमें क्या मिलता है सिस कंपाउंड। अगर लिक्विड के प्रेजेंस में होती है ना सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया तो हमें क्या मिलता है ट्रांस कंपाउंड। आगे बात करते हैं हम रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन हैलाइड विद रिएक्शन विद एल्कीन, यानी कि जब एल्किल वो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन एल्कीन के साथ होगी तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और HF की सबसे कम होगी। आगे बात करते हैं सेम ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रोलाइटिक बेस होंगे, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम की थी। तो जब भी कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें सोडियम सक्सीनेट होगा और क्या होगी रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। तो हमें यह करना कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, और यहाँ इधर क्या बनेगा फ्री रेडिकल, इधर बनेगा फ्री रेडिकल, और जब ये दो फ्री रेडिकल आपस में अटैच होंगे तो क्या बनेगा हमें वो एल्कीन, यानी कि वो क्या होगा हम मेन प्रोडक्ट, और प्लस 2 मोलिक्यूल CO2 के प्लस 2 मोलिक्यूल NOH के प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे क्या है इसी कंपाउंड में जो हमें वो मिला एल्कीन, अगर इसकी अगेन रिएक्शन ऐसी हो जाए इलेक्ट्रोलाइटिक तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा अगेन, ये वाला ब्रेक होगा, और यहाँ पे अगेन क्या मिलेगा फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या मिलेगा फ्री रेडिकल, जो डबल बॉन्ड कंपाउंड था वो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा और अगेन सेम वो मिलेंगे। लेकिन जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा ये वाला एंड ये वाला। बस ये ध्यान रखें जब इस टाइप के कंपाउंड होंगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ फ्री रेडिकल, इन्हें आपस में अटैच होंगे तो बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे एक बॉन्ड था तो 2 बॉन्ड आ गए, जब 2 बॉन्ड होंगे तो 3 बॉन्ड आ जाएंगे। आगे बात करते हैं जब एल्काइन के 2 मोलिक्यूल रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है तो पाइरुवेट बनता है, और जब एल्काइन के 2 मोलिक्यूल की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होती है तो प्यूरिन बनता है। आगे बात करते हैं हम डिफ्रेंशिएट ऑफ एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। अगर मैंने डिफ्रेंशिएट करना है तो हम अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट या फिर बोल सकते हैं अमोनियम 2 प्लस क्लोराइड की हेल्प से इन कंपाउंड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड जो हैं जो केवल एल्काइन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। आगे बात करते हैं हम अगर हमें कोई भी कंपाउंड ऐसे दिखाई दे जो क्या है टोलुइन है और उनकी रिएक्शन इन 3 वेजेंट के साथ होती है, तो इसके साथ हो या इसके साथ हो या इसके साथ हो, तो जब भी कभी इन 3 वेजेंट की रिएक्शन टोलुइन के साथ होगी तो यहाँ पे एक ही काम होगा, जो मिथाइल ग्रुप होता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कंपाउंड क्या मिलेगा हमें बेंजोएल्डिहाइड। आगे बात करते हैं कि जब भी कभी बेंजीन पे कोई भी ग्रुप अगर अटैच होगा और उस रिएक्शन एसिडिक KMnO4 के साथ होती है, एसिडिक K2Cr2O7 के साथ होती है, तो उसमें एक ही काम होगा। तो अगर जो बेंजीन पे कोई भी ग्रुप अगर अटैच है तो वो कार्बन ग्रुप में अटैच हो जाए कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमें क्या मिलेगा वो बेंजोइक एसिड। जैसे इसमें 2 ग्रुप अटैच थे, रिएक्शन सेम के साथ होगी KMnO4 के साथ, तो अगेन क्या होगा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था या कोई भी अदर ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये कंपाउंड क्या मिला हमें एसिडिक वो सॉरी थैलिक एसिड। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट उसके कि अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCN के साथ होगी
पोटेशियम साइनाइड के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा, साइनाइड। लेकिन अगर सिल्वर साइनाइड के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा, आइसोसाइनाइड। यानी कि जब के के साथ रिएक्शन होगी तो जो ये होगा आर होगा, ये कार्बन से अटैच होगा। लेकिन जब सिल्वर साइनाइड के साथ होगी तो जो कार्बन होगा वो नाइट्रोजन से अटैच होगा, तो इसलिए से बोलते हैं आइसोसाइनाइड। सेम क्या है कि जब भी कभी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 के साथ होगी तो क्या मिलेगा हमें, नाइट्राइड, यानी कि ऑक्सीजन से अटैच होगा। और जब AgNO2 के साथ होगी तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रो एल्किन, यानी कि ये N से अटैच होगा इस केस में। अब बात करते हैं कि अगर बेंजीन पर कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच है, यानी कि FCl और उसकी रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से होती है तो हमें दो प्रोडक्ट में मिलते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पेयर प्रोडक्ट। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब बेंजीन से हेलोजन ग्रुप अटैच होगा कोई भी यहाँ पे, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पेयर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं किसकी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत सुबह एग्जाम में हमें कुछ ऐसे वो 4 ऑप्शन देगा, फिर पूछेगा कि किस कंपाउंड के रिएक्शन हेलोफॉर्म, यानी कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। यानी आप पूछ सकते हैं कि किस कंपाउंड के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है। तो मैं ये ध्यान रखा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन उन्हीं कंपाउंड के साथ होगी जिस पे क्या होगा कि जिसकी अल्फा पोजीशन पे होंगे 3 हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस होंगे। जैसे ये, ठीक, ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, और इसकी बोथ अल्फा पोजीशन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंस है। इसमें कि हमें केवल एक साइड ऐसे होना चाहिए, इसमें क्या है 2 साइड। अगर एक साइड भी क्या है 3 हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस है किस पे, अल्फा पोजीशन पे, तो भी क्या देगा वो, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। लेकिन अगर इसकी अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंस नहीं है, जैसे इसकी ये अल्फा पोजीशन है एंड ये भी क्या है अल्फा पोजीशन, वो कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन उसके साथ क्या होगा उसके अलावा कि हेलोजन वो एल्कोहल जो है, एल्कोहल आल्सो गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। कि यानी कि जो फर्स्ट एल्कोहल होगा, सेकेंड भी एल्कोहल होगा, वो क्या देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं। बट लेकिन अगर टर्शियरी एल्कोहल होगा वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि फर्स्ट एल्कोहल वो है कि जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। उस वो सेकेंडरी एल्कोहल ऐसा होता है जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कीटोन में। तो इनकी जो अल्फा पोजीशन होती है उन पर क्या हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस होते हैं 3, तो इसी वजह से ही क्या है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। बट अगर कोई ऐसा कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंस नहीं है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। आगे बात करते हैं हम अपने कंपाउंड की। अगर इथेनॉल की रिएक्शन CH2 के साथ होती है, क्लोरीन के साथ होती है, उसमें क्या बनता है, क्लोरल कंपाउंड बनता है, जो ये की है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की, तो इनकी एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्किल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होती है और वो एल्किल क्लोराइड की सबसे ज़्यादा कम होती है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन की रिएक्शन B2H6 के साथ होती है तो उसमें क्या मिलता है, एल्कोहल। लेकिन हमें ध्यान रखा कि एल्कोहल उधर से अटैच होगा जिस पर मोर हाइड्रोजन आइटम साइड अटैच होंगे, यानी कि जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन आइटम अटैच होंगे एल्कोहल ग्रुप उधर की साइड जाकर अटैच होता है। यानी कि यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2, तो एल्कोहल वहाँ पर अटैच हुआ इधर की साइड जाके। उसके अलावा जो हाइड्रोजन होगा एंड जो एल्कोहल होगा जो जाके अटैच हुए इस एल्कीन के, तो ये दोनों कैसे होंगे, सिस फॉर्म में। ये बोल सकते हैं कि ये कैसे होंगे, सेम साइड होंगे। आगे बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 57 केल्विन। तो जो फर्स्ट एल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, सेकेंड जो एल्कोहल कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन में, जो टर्शियरी एल्कोहल होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कीन में। तो इस कंपाउंड का ध्यान रखना। ये क्या है, उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे पास 2 सीरीज हैं किसकी, एसिडिक ग्रुप की। तो इसे जो देख के जाना कि किसकी हाई एसिडिक होती है, किसकी वीक एसिडिक होता है। उसके बाद कहते हैं कि हम अगले उसके पॉइंट की कि जब भी कभी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनोल के साथ होती है तो हमें क्या मिलता है, सेलोल। अगर एसिटिक एनहाइड के साथ होगी तो मिलता है कि हमें एस्पिरिन, और मेथेनॉल के साथ होगी तो हमें क्या मिलता है, ऑयल ऑफ वेंटाग्रीन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है फिनोल एंड एल्कोहल के, एल्कोहल में, तो हम FeCl की की हेल्प से कर सकते हैं, यानी कि फेरिक क्लोराइड की हेल्प से हम कर सकते हैं। क्योंकि जो फेरिक क्लोराइड होगा वो फिनोल के साथ रिएक्शन करता है लेकिन एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता। आगे बात करते हैं कि अगर बेंजीन की रिएक्शन प्रोपीन के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, तो उसमें क्या मिलता है, हमें क्यूमिन कंपाउंड मिलता है। लेकिन अगर इसी क्यूमिन कंपाउंड की O2 के साथ रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो हमें क्या मिलता है, फिनोल मिलता है प्लस एसीटोन मिलता है। आगे बात करते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। जब इथाइल मिथाइल की ईथर की रिएक्शन होते हैं विद HI के साथ, तो माइंड ये सेटअप नहीं कर पाता कि आई किस ग्रुप के साथ जाएगा। तो लेकिन ध्यान रखना कि जो हेलोजन होगा, हेलोजन रिएक्ट विद स्मॉल ग्रुप मीन है कि यहाँ पे क्या है, इथाइल है और क्या है, मिथाइल। तो स्मॉल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल।
तो हेलोजन का अटैक किसके साथ होगा, जो स्मॉल ग्रुप होगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा CH3I प्लस C2H5OH। बट अगर हमारे पास दो मोलिक्यूल हैं किसके, HI के, तो क्या होगा, दोनों के साथ ही क्या है, H ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी कि मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड। उसके बाद सेम ऐसे रिएक्शन है कि बेंजाइल इथाइल ईथर, अगर ऐसा कंपाउंड हो इसके साथ HI की रिएक्शन हो तो ये I किसके साथ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, जब ये कंपाउंड होगा तो HI किसके साथ जाएगा, CH2 जो बेंजीन की साइड वाला ग्रुप होगा, क्योंकि उस टाइम क्या है कि जो यहाँ पे कार्बोकार्बन बनेगा वो मोर स्टेबल होगा ड्यू टू बेंजीन रिंग, तो इस वजह से ये आई कहाँ जाएगा, CH2 के साथ, और H जाएगा के साथ, इस वाले ग्रुप के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजाइल आयोडाइड प्लस एथेनॉल। आगे बात करते हैं रिएक्शन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम सल वो कैल्शियम साल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम फॉर्मेट के साथ होते हैं, क्योंकि बहुत बार ये एग्जामिनेशन आ जाते हैं, तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो ग्रुप होगा ये वाला, तो इस ग्रुप का वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक का वो, एंड इस वाले का ये वाला, और साथ ही साथ जो ये होगा कैल्शियम फॉर्मेट, तो इसका हमें क्या चाहिए, केवल H, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया एंड ये वाला, तो ये वाला जो ग्रुप होगा ये इस H के साथ जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप होगा ये इस H के साथ जाएगा, तो दोनों ही कंपाउंड में क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड, वो क्या मिलेंगे साथ में दो मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ये वाला था इस H के साथ आ गया, और एक ये वाला इस H के वो इस वाले H के साथ आ गया, तो क्या मिला हमें, एल्डिहाइड प्लस टू मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। आगे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो सेम ऐसे क्या है, कैल्शियम इथेनॉल वो इथेनोएट, या बोल सकते हैं कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन होगी किसके साथ, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, तो अगेन क्या है, ये वाला ग्रुप ब्रेक होगा ये वाला, और एंड अगेन ये वाला, और हमें क्या चाहिए इसका H किसका, कैल्शियम फॉर्मेट का, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक एंड ये वाला, तो इस ग्रुप को इस वाले H के साथ अटैच कर दो और इस वाले को इसके साथ, तो अगेन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या था CH3CO एंड H, CH3CO एंड H, तो क्या मिला, टू मोलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। आगे बात करते हैं सेम, कि अगर क्या हुआ कि हमें केवल एक ही रिएक्शन मिली किसकी, यहाँ पे क्या मिला, केवल हमें कैल्शियम फॉर्मेट, इसके साथ हमें कोई भी अदर ग्रुप तो मिला नहीं, तो इसके साथ कैसे रिएक्शन होगी, तो हमें क्या करना है, इसी के अंदर क्या ऐसा बॉन्ड वो करना है कि इस वाले का ये वाला ग्रुप, इसका ये वाला एंड इसका H, तो क्या मिलेगा HCOH, यानी कि इसे बोलते हैं क्या, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस सी कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोलिक्यूल, या इसका हम एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि जब CH3CO ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्सीजन CO एंड CH3 की जब रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन को हम जब हीट करते हैं तो क्या होगा कि इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है यहाँ से, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा पोर्शन ये वाला, एंड इसका ये CH3, तो क्या मिलेगा हमें CH3CO CH3 यानी कि एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रिएक्शन विद टोलेंट एजेंट, इसका काम होता है कि ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है किसको, एल्डिहाइड को एसिड में, तो चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों को ही क्या कर देता है वो, ऑक्सीडाइज, यानी कि किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। लेकिन जो कीटोन होता है, कीटोन क्या होता है, जो यानी कि जो टोलेंट एजेंट होता है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसलिए ध्यान रखना कि एस जिसमें केवल एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो टोलेंट रिएजेंट की प्रेजेंस में कार्बो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, बट कीटोन नहीं होता। ऐसी क्या है कि जो फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन होते हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, बट ये क्या होते हैं कि ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड को कन्वर्ट नहीं करते। ऐसी बात करते हैं अगले रिएक्शन की, जो हमारी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें केवल इसमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड हो दोनों जिसकी अल्फा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस नहीं हो, तो केवल वही कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं जिसकी अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम नहीं होते, यानी कि या तो वो ऐसा हो सकता है या वो ऐसा हो सकता है या फिर वो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, अल्फा पोजीशन नहीं है, तो ये तीनों कंपाउंड के क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। जैसे ये जब इन कंपाउंड की रिएक्शन होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन होगी NaOH, तो एक में क्या बनेगा, अल्कोहल यानी कि मेथेनॉल, और एक में क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। तो ये ध्यान रखें जब भी कभी कैनिजारो रिएक्शन होगी तो उसमें क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। और इन जो जो कैनिजारो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, साथ साथ में होता है, तो इसी वजह से इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद इसका सेम एग्जांपल है कि अगर क्या होगा कि बेंजीन के साथ रिएक्शन हो जिसकी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, और क्या फॉर्मेल्डिहाइड, तो किसके अंदर अल्कोहल बनेगा और किसके अंदर सोडियम फॉर्मेट बनेगा, तो जो बेंजीन वाला कंपाउंड होगा उसमें क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा उसमें क्या होगा, सोडियम
वो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। इसे बोलेंगे क्या, बेंजाइल एल्कोहल। आगे पॉइंट की बात करते हैं हम। तो ये क्या, हमारे पास कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ की कुछ सीरीज हैं, ये वाली तीनों। अगर जब आप एग्जाम देने जाओ तो इन सीरीज को जरूर देख के जाना। आगे बात करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंस हो गया, बोल सकते हैं जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंस होता है, जब उसकी रिएक्शन PCl5 या SOCl2 या PCl3 के साथ होती है, तो वहाँ पे एक ही काम होता है कि जहाँ पे OH ग्रुप होगा वहाँ पे Cl लगा दो। आगे बात करते हैं हमने नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, प्राइमरी एमीन की प्रेजेंस में होती है, प्लस क्लोरोफॉर्म और 3 मॉड्यूल की वजह से, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड, या बोल सकते हैं कार्बिल एमीन। और इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बिल एमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो एमीन है हमारे पास वो क्या है, अगर वो प्राइमरी एमीन होगी तो वो क्या बनाएगी, आइसोसाइनाइड, या बनाएगी क्या, कार्बिल एमीन रिएक्शन। आगे बात करते हैं हम क्या, कपलिंग रिएक्शन की, यानी कि कपलिंग रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है क्या, फिनोल के साथ होती है, या बोल सकते हैं एनिलीन के साथ होगी। तो उसकी जो पेयर पोजीशन पेयर पोजीशन होगी, वहाँ पे क्या होगा, हमें कंपाउंड मिलेगा, यानी कि एजो डाई मिलेगी इसकी पेयर पोजीशन पे, जो फिनोल होगा। बट अगर फिनोल की या एनिलीन की पेयर पोजीशन ऑलरेडी क्या है, ऑक्यूपाई है, तो पेयर पोजीशन की प्लेस पे क्या मिलेगा हमें, उसकी जो ऑर्थो पोजीशन होगी वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एजो डाई कंपाउंड। तो ध्यान रखना, अगर पेयर पोजीशन खाली है तो पेयर पोजीशन में मिलेगा, लेकिन अगर पेयर पोजीशन ऑक्यूपाइड है पहले से तो क्या मिलेगी, ऑर्थो पोजीशन पे। आगे बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, गी मैनोज इज ए C2 एपीमर ऑफ गी ग्लूकोज। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, गी ग्लैक्टोज इज ए C4 एपीमर ऑफ गी ग्लूकोज। आगे पॉइंट करते हैं, Br2H2 के ब्रोमीन वाटर यूज डिस्टिंग्विश के डिफ्रेंशिएट करता है किसमें, एल्डोज एंड कीटोज को। यानी कि अगर हमारे पास कंपाउंड है, हमें नहीं पता कि कौन सा एल्डोज है कौन सा कीटोज है, तो ब्रोमीन वाटर की हेल्प से हम उसको आगे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसकी रिएक्शन जाइमेज के साथ हो जाए तो वो क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल किसका बनाएगा, एथेनॉल, यानी कि वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपने, glucose do not form Schiff's base. It proves that aldehyde group is not free. Anomers are diastereomer, not enantiomer. These are C1 epimer. आगे बात करते हैं कि माल्टोज जो होता है वो माल्ट शुगर होता है, इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है हमारी वो होती है ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। और इनके साथ जो लिंकेज होता है वो होता है अल्फा 1,4 लिंकेज, और ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। शुगर होता है उसे बोलते हैं हम कैन शुगर। इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज। इसमें जो लिंकेज होता है वो होता है अल्फा 1,2, और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। लैक्टोज के अंदर इसे को बोलते हैं मिल्क वो मिल्क शुगर। ये क्या होता है, इसमें दो मोनोमर यूनिट होती हैं, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो होता है बीटा 1,4। ये होता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जो सेलुलोज होता है वो क्या, इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो होती हैं क्या, ग्लूकोज। इसके अंदर जो लिंकेज होता है बीटा 1,4 लिंकेज होता है। स्टार्च के अंदर भी क्या है, मोनोमर यूनिट होते हैं ग्लूकोज, लेकिन इसमें क्या दो कंडीशन होते हैं, एक होता है एमाइलोज जो लीनियर फॉर्म होती है, एक होता है एमाइलोपैक्टिन जो होती है ब्रांच फॉर्म होती है। इसमें लिंकेज होता है अल्फा 1,4, और इसमें दो लिंकेज होते हैं अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। अब बात करते हैं कि जो एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, यानी कि ग्लूकोज के अंदर 5 क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिए कि जो उनकी स्टोइकोकेमिस्ट्री होती है वो क्या होती है, तो जो सेकंड वाले की होती है R, उसके बाद होती है S, उसके बाद R एंड उसके बाद अगेन R। तो हम बोलते हैं RS RR, यानी 2 की R, 3 की S, 4 की R, 5 की R। ग्लाइकोसाइडिक वो ग्लाइकोसाइड जो होता है बॉन्ड होता है वो क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, डू नॉट शो म्यूटेशन। इमिडाजोल ग्रुप प्रेजेंस इन हिस्टीडीन अमीनो एसिड, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे वो आपको कोई भी अमीनो एसिड देगा या कोई भी पूछेगा कि इमिडाजोल ग्रुप है वो कौन सा अमीनो एसिड में प्रेजेंस होता है, तो ये होता है हिस्टीडीन। हिस्टीडीन में जाने के ये क्या एक अमीनो एसिड है। ग्वानिडीन ग्रुप प्रेजेंस इन अर्जिनिन। इंडोल ग्रुप प्रेजेंस इन ट्रिप्टोफेन। एंड क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंस इन सिस्टीन के अंदर। आगे बात करते हैं तो क्या है ये कि ज्यूटेन, आपको चार स्ट्रक्चर देगा और पूछेगा इसमें कौन सी ज्यूटेन स्ट्रक्चर है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होती है क्या ज्यूटेन, जिस पे क्या है CO नेगेटिव चार्ज और साथ में क्या है NH3 पॉजिटिव चार्ज। और ज्यूटेन आयन क्या होता है, एट pH इन विच ज्यूटेन आयन एग्जिट, इसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसके बाद हम बात करते हैं एट हाई pH अमीनो एसिड मिग्रेट टूवर्ड एनोड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। एट लो pH मिग्रेट will migrate to
कैथोड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जब ज्यूपिटर आयन होगा अगर उसका पीएच कैसा होगा हाई होगा तो वो माइग्रेट होगा इसके साथ नेगेटिव चार्ज के साइड। अगर वो लो पीएच पे होगा तो वो साइड वो कन्वर्ट वो हो शिफ्ट होगा वो किसके साथ पॉजिटिव चार्ज के साइड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमने। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप होते हैं, डीएनए आरएनए। इसके जो कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के वो होते हैं नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होता है शुगर इससे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप यानी कि PO4 की नेगेटिव 3 चार्ज या SiPO4। न्यूक्लियोटाइड दो टाइप के होते हैं, इसमें क्या हो सकता है न्यूक्लियोसाइड दो टाइप के होते हैं, नाइट्रोजनस बेस हो सकता है एंड प्लस क्या है शुगर, जबकि न्यूक्लियोटाइड तीन टाइप के होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कि जो लिंकेज होते हैं उसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जबकि शुगर के अंदर जो बॉन्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं क्या पेप्टाइड बॉन्ड। आगे बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस जो है दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन जिसके अंदर 2 मेंबर रिंग होती है और pyrimidine इसके अंदर 1 मेंबर रिंग होती है। दोनों में क्या है हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, इसमें 2 रिंग होती है और उसमें 1 रिंग होती है। इसके जो प्यूरिन होते हैं इसमें 2 ग्रुप होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। इसमें क्या होते हैं 3 थायमिन साइटोसिन एंड यूरासिल। डीएनए के अंदर क्या होते हैं एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है एंड साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, यूरासिल होता है एंड साइटोसिन होता है। अब बात करते हैं लिंकेज की कि नाइट्रोजिनस एंड शुगर जो लिंकेज होते हैं एक दूसरे से तो कैसे होते हैं, तो हमें क्या ध्यान ध्यान देना है इस पर कि जो प्यूरिन होते हैं वो क्या होता है इसमें 2 मेंबर रिंग होते हैं, तो इसकी जो 9 वाली पोजीशन होगी यानी कि 9 ऑफ प्यूरिन एंड C1 ऑफ शुगर इज अटैच, और जबकि प्यूमिडिन के अंदर क्या है एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी और जो NH की है 1 पोजीशन, तो बोल सकते हैं N1 ऑफ प्यूमिडिन एंड C1 ऑफ शुगर इज अटैच टू ईच अदर। अब बात करते हैं अगर ये दोनों तो हमने देख ली कि आपस में कैसे अटैच होते हैं, लेकिन अगर फॉस्फेट अटैच होगा तो कहाँ पे होगा, तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच थ्रू शुगर विद वो 3 एंड 5 एंड। उसके अलावा एक पॉइंट वो है यहाँ पे कि एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सोल्युबिलिटी स्टेबिलिटी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विस्कोसिटी आर मिनिमम, यानी कि जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उस पर सोल्युबिलिटी स्टेबिलिटी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड विस्कोसिटी कैसे होती है मिनिमम होती है। तो थैंक यू सो मच, जो हमने आज 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, तो अगर आप एग्जाम देने जाए तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाना है या इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ के जाना, और ऐसे स्टूडेंट जो नीट एग्जाम देने वाले हैं आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।